आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। इसको हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं या जस्ट प्लांट हार्मोन के नाम से भी इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 में मौजूद है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन का एक हिस्सा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, और वहाँ पर प्लांट हार्मोन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के लिहाज से। सबसे पहले तो एक जनरल ओवरव्यू के प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं। इन लिस्ट आपसे पूछी जा सकती है, इन लिस्ट वेरियस प्लांट हार्मोन। तो सबसे पहला जो हार्मोन फर्स्टली डिस्कवर्ड हार्मोन था वो ऑक्सीजन था। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कोई ना कोई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये डिस्कवर हुए, कोई ना कोई इनकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होती है, एक नेफ्था जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इंडोल ग्रुप होता है, बाकी एसिटिक एसिड इसके साथ लगा होता है। दूसरा बड़ा जो ग्रुप है वो हार्मोन है वो जिबरेलिन्स है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए जनरल जो एब्रीवेशन यूज होगी वो नेचुरल ऑक्सीजन के लिए IAA यूज होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। जिबरेलिन्स को हम जिबरेलिक एसिड भी डिस्कस करते हैं, GA के नाम से भी इनको एब्रीवेट किया जाएगा। साइटोकाइनिन को ज़्यादातर CYT साइटोकाइनिन ही डिस्कस किया था, या C के बाद का डिस्कस कर रहे होते हैं, ज़्यादातर साइटोकाइनिन ही लिखा जाता है। इथीन एक अल्कीन है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर ये डिस्कस होगी। तो ये भी एक गैसियस हार्मोन है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है। एब्सिसिक एसिड को शॉर्टकट एब्रीवेट करके ABA रखा जाता है। क्लियर? ये भी है। ये सारे के सारे हैं प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। इसमें ऑलमोस्ट ऑल जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, सिवाय जो एब्सिसिक एसिड के, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ये ग्रोथ, अच्छा, ऑल ग्रोथ क्या होते हैं? प्रोमोटर होते हैं। ये तकरीबन सारे के सारे जो होते हैं वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इथीन जो होती है वो सम टाइम इनहिबिट करती है, लेकिन एब्सिसिक एसिड इज ऑलवेज अ ग्रोथ इनहिबिटर। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ सप्रेसर, तो वो क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। सही सही। फर्स्टली डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन MCQ आ सकता है, तो वो क्या था, ऑक्सीजन, इसलिए उसको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। ऑक्सीजन इज द फर्स्टली डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन। क्लियर? तो उसके बाद जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था एक फंगल कल्चर से, एक फंगस थी, उसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोरी। तो ये फंगस से डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं या जिबरेलिन्स भी कहते हैं। साइटोकाइनिन जो होता है ये डिस्कवर हुआ था कोकोनट मिल्क से। कोकोनट के अंदर जो एक मिल्क है ना वो एक्चुअली साइटोकाइनिन ही होता है, तो ये वहां से डिस्कवर हुआ था। इथीन ओनली हार्मोन है जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में। तो ये सारी चीजें MCQs में पूछी जाती हैं। इनमें से बहुत से हार्मोन ऐसे हैं जो आपस में मिलकर भी काम करेंगे, बहुत से आपस में एंटागोनिस्टिक अपोजिट काम भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड वर्ड निकला है एब्सियन से, उसके बारे में थोड़ा सा अभी आपको बाकी डिटेल में पढ़ते हैं। एब्सियन होता है गिरना, लीफ फॉल या फॉल को कहते हैं। ये लीफ एब्सियन होगी या लीफ फॉल होगा, फ्रूट एब्सियन होगी या फ्रूट फॉल होगा। तो फॉल मीन गिरने को कहते हैं एब्सियन, गिर गया। क्लियर? जी सर, आपकी आवाज अटक रही है बहुत। ओके, शायद वो नेट का कुछ इशू चल रहा होगा इस वजह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो रोल ऑफ ऑक्सीजन है, अब आवाज ठीक है? जी सर, आ रही है। ओके, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के रोल को डिस्कस करते हैं। इन स्टेम के अंदर दे प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। आपने ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस पढ़े थे, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन, उसी को कहते हैं सेल इनलार्जमेंट। क्लियर? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन बिहाइंड एपेक्स। ठीक है, कहां पर, एपिकल रीजन से बिहाइंड, पीछे। ठीक है, ये जैसे नीचे डायग्राम मैंने शो किया, ये एक यंग कोलियोप्टाइल स्टेम है, तो ये जो इसका एंड वाला रीजन है ना
जो अपवर्ड मूव कर रहा है इसको कहते हैं एपिकल रीजन। इससे थोड़ा पीछे ये सेल इलॉन्गेशन करवाता है। चूंकि एपिकल रीजन क्या होता है, वो सेल डिवीजन फेज होता है। एपिकल रीजन में क्या होता है, अच्छा। सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन से पहले हाँ फेज क्या बिल्कुल। होता है, सेल इलॉन्गेशन। तो इसलिए ये हमेशा क्या करेगा, सेल इलॉन्गेशन करवाता है। अब इसका बहुत ही लेकिन होती ऑर्डर सर, ऑर्डर में होने से, ऑर्डर जो है वो पहले तो सेल डिवीजन होगी ना, उसके बाद होगी ना जी सेल जी, इलॉन्गेशन। हमेशा एपिकल रीजन में तो डिवीजन चल रही होती है ना। हाँ ठीक है, पहले तो वो होगी डिवीजन होगी फिर एपिकल इलॉन्गेशन। डिवीजन, एपिकल जो रीजन है वो हमेशा डिवीजन करके फॉरवर्ड मूव कर जाता है। तो एपिकल हमेशा डिवीजन में ही रहता है। एपिकल से थोड़ा पहले वो इलॉन्गेशन में चला जाता है। फिर मजीद जब वो लंबा होता जाएगा ना, से फॉर एग्जाम्पल सही है। पहले ये एपिकल रीजन था, सेल डिवीजन। अब न्यू सेल बने तो ये आगे एपेक्स बढ़ गई, लंबी होगी। अब ये सेल डिवीजन में आ गया, ये इलॉन्गेशन में चला बिल्कुल। गया। ठीक है, तो हर जो बिल्कुल सही। फेज है ना, वो नेक्स्ट में कन्वर्ट होके नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो सेल डिवीजन वाला था वो सेल इलॉन्गेशन में चला जाएगा। और जब सेल इलॉन्गेशन कंप्लीट हाँ, होगी और तो पीछे जाता रहता है। इलॉन्गेशन किस में चला जाएगा, वो मैचुरेशन में। और फिर मैचुरेशन जब कंप्लीट होगी तो वो डिफरेंशिएशन में। तो ये आगे हेलो रूट सर। बढ़ती रहती है। ठीक है, ओके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आज शायद नेट कोई इशू कर रहा है। अब आवाज आ रही है? हेलो सर। जी जी जी, सर हेलो, आवाज आ रही है। ओके। सो नेक्स्ट है रूट। रूट में बेटा इनका बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो ना कंसेप्ट है रूट और स्टेम के लिहाज से, ऑक्सीजन का। ओके सर। ये क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि रूट के अंदर ये ग्रोथ को प्रमोट करता है एट हायर कंसेंट्रेशन ऑन अपर साइड वाइल इनहिबिट ग्रोथ एट लोअर साइड। जब ये हायर कंसेंट्रेशन में होगा, हायर कंसेंट्रेशन में, तो ये प्रोमोट करेगा ग्रोथ को ऑन अपर साइड वाइल इनहिबिट ग्रोथ एट लोअर साइड। और स्टेम में बिल्कुल इसका अपोजिट करने, हायर कंसेंट्रेशन में अगर प्रोमोट कर रहा है ना रूट में अपर साइड में, और इनहिबिट कर रहा है लोअर साइड जी जी। में, तो यही काम इसका स्टेम में अपोजिट होगा। स्टेम में क्या करेगा, उसी हायर कंसेंट्रेशन में ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा अपर साइड में और प्रोमोट करेगा लोअर साइड में। अच्छा ठीक सही है, है, समझ गया। तो रूट में यानी रूट और स्टेम के लिहाज से इसका रोल बिल्कुल अपोजिट है। से फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, तो स्टेम में अपर साइड है, ये लोअर साइड है। स्टेम में जी ये सर। हायर कंसेंट्रेशन में जब होगा तो अपर साइड से ग्रोथ को क्या करेगा, वो अगर रूट में तो प्रोमोट एट हायर कंसेंट्रेशन अपर साइड, तो स्टेम में ये रोक देगा। हायर कंसेंट्रेशन में अपर साइड से क्या करता है, इनहिबिट करेगा, और लोअर साइड से प्रोमोट करेगा। इसलिए स्टेम हमेशा अपर रोशनी की तरफ मूव कर जाता है। ये अच्छा ये सर, इसका मतलब कि रोशनी के अगेंस्ट में अपना वो होता है, ऑक्सीजन होता है। जो आपने फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म पढ़ी है ना, जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट, उसमें ऑक्सीजन का बड़ा रोल होता है ट्रॉपिक मूवमेंट में। क्लियर? बिल्कुल कैसे आप देखें, नीचे स्टेम आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल सर। अब बेटा इस स्टेम में आप देखेंगे होगा क्या कि एक ही ऑक्सीजन, वो जो रेड रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ना, रेड रेड कलर का ऑक्सीजन है, इसमें रेड रेड कलर का ऑक्सीजन है। अब होता क्या है कि हायर कंसेंट्रेशन में स्टेम के अंदर जब ये होता है, जब ये हायर कंसेंट्रेशन है, तो लोअर साइड पर इसने ग्रोथ को क्या किया हुआ है, लोअर साइड पर ग्रोथ को प्रमोट किया हुआ है स्टेम में। ये यंग स्टेम है, कोलियोप्टाइल होंगे। और अपर साइड पर ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट कर लेता है, सेल डिवीजन प्रमोट करता है। इलार्जमेंट तो होगी ना, ये सेल डिवीजन में हमेशा लोअर हाँ साइड हाँ। पर जब होगा स्टेम में, तो हायर कंसेंट्रेशन में प्रोमोट करता है, अपर साइड पर इनहिबिट करता है। तो लोअर साइड पर ग्रोथ ज्यादा है, तो ये देखें स्टेम ऊपर की तरफ मोड़ गया है, ऊपर की तरफ मोड़ अच्छा 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 अच्छा, सही बिल्कुल है, ये सही है। काम अपोजिट हो जाता है रूट में, इसलिए रूट नीचे की तरफ चली जाती है। रूट में क्या हो रहा होगा कि हाँ समझ में आ गया, हायर समझ में आ कंसेंट्रेशन गया। में क्या करेगा, वो अपर तो साइड पर मतलब ग्रोथ को रोकेगा। स्टेप जो है ऊपर जाते जाएगा, रोड नीचे आती जाएगी। जी जी, तो अपर साइड ऑफ स्टेम जो होती है वो हायर कंसेंट्रेशन में क्या करती है, शो लेस ग्रोथ देन लोअर साइड। तो जिस साइड पर ग्रोथ कम होती है ना, तो आर्गन उस साइड पर बेंड हो जाता है। तो अपर साइड पर ग्रोथ कम हो रही है, लोअर साइड पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो स्टेम ऊपर लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। लेकिन रूट सही में है। क्या होता है, रूट में अपर साइड पर ग्रोथ ज्यादा होती है, लोअर साइड पर ग्रोथ कम होती है, तो रूट नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। सही है। मतलब कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीजन तो रूट के साथ होगा। जी जी, अपर साइड से वो हमेशा हायर कंसेंट्रेशन में, ये साइड दोनों में इसका डिफरेंट रोल है कि रूट में ये
अगर हम देखेंगे इन जनरल रूट में वो हायर कंसेंट्रेशन में, हायर कंसेंट्रेशन जब भी होगी उसकी तो इनहिबिट कर रहा होता है ग्रोथ को लोअर साइड पर, और स्टेम में हायर कंसेंट्रेशन में प्रमोट कर रहा था लोअर साइड पर, क्योंकि ज्यादातर इसकी कंसेंट्रेशन हायर साइड लोअर साइड पर होती है, क्योंकि डिफ्यूज कर देता है नीचे वाली साइड पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो सिंपल है कि हायर कंसेंट्रेशन अगर लोअर साइड पर है रूट में तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, और हायर कंसेंट्रेशन अगर लोअर साइड पर किस में स्टेम में तो ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट। क्योंकि निचली साइड पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो स्टेम ऊपर मूव कर जाएगा, और रूट में निचली साइड पर ग्रोथ कम हो रही तो नीचे बैंड हो जाएगी, जिस तरह पर ग्रोथ नहीं होगी वो उस तरफ बैंड हो जाएगी। नेक्स्ट है एपिकल सही है। डोमिनेंसी, आपने पढ़ा था कि उसमें ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फ्रूट बिल्कुल। ग्रोथ करवाता है। ठीक है, फ्रूट ग्रोथ क्या होती है, फ्रूट का जो साइज इंक्रीज होना इसको कहते हैं फ्रूट ग्रोथ। अब पार्थिनो वर्ड बायोलॉजी में जहां पर भी वर्ड यूज करेंगे, पार्थिनो का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? जी से विदाउट फर्टिलाइजेशन। और कार्प वर्ड, बेटा कार्प हमने पहले भी डिस्कस किया था, कार्प वर्ड फ्रूट से रिलेटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कार्पी मीन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। इट्स मीन कि अगर आप फ्रूट किसी सीड के बगैर बनाना चाहते हैं, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनता है, जायगोट, और जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है। तो इट्स मीन कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड भी नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं बनेगा। फ्रूट तो डेवलप हो जाएगा। तो दिस डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो ये समटाइम इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। आप सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं इससे। और तेरी अच्छा, जो अंगूर होते हैं कभी कभी वो सीडलेस भी होते हैं, ब्लैक कलर के। सीडलेस, ये आर्टिफिशियल हम ऐसे ही बना रहे होते हैं, न्यू वैरायटीज आती हैं सीडलेस वैरायटीज। ऑरेंज की अब वैरायटीज आ रही हैं बहुत ज्यादा सीडलेस, ताकि उसको खाना आसान हो जाए, सीड को कौन किधर फेंके। वाटरमेलन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन जब भी आप ज्यादा स्प्रे कर देंगे तो सीडलेस फ्रूट होता। यह है कि बेटा फ्रूट का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि ये आप जो इसका पार्ट होते हैं ना फ्लावर के, इसमें एक पार्ट आपको पता है ये होता है कॉर्पल, जी सर, कॉर्पल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीन पार्ट हो गए। बिल्कुल। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल बैठा होता है, उस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या बनता है, सीड बनता है, सीड बनता है। बाकी ये स्टिग्मा और स्टाइल उड़ जाते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल उड़ जाते हैं, पीछे सिर्फ क्या रह जाती है, ओवरी रह जाती है, ओवरी। अच्छा बेटा ओवरी ही सही है। राइप, ओवरी ही राइप होके पक कर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। राइप एंड ओवर इज कॉल्ड फ्रूट। सही है। ठीक है, इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो अंदर से सीड तो नहीं बनेगा, लेकिन फ्रूट तो बन जाएगा ना, ओवरी पक जाएगी, सीड फ्रूट बना देगी, लेकिन इसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। सही, जो पकना होता है वो किस पर डिपेंड करता है फिर? बेटा वो भी ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। ये जो एक तो दो तरह का होता है, एक चीज होती है कि फ्लावर आ गया, फ्लावर जब आ जाता है ना तो उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो पोलिनेशन होता है फ्लावर के बाद। बिल्कुल। पोलिनेशन जब होती है तो पोलिनेशन के बाद हमने पढ़ा था पोलन ट्यूब बनती है, दैट इज एवोल्यूशनरी पैरेलल टू द सीड फॉर्मेशन। ये पोलन ट्यूब शुरू में क्या पैदा करती है, ऑक्सीजन पैदा करती है, शुरू में ये पोलन ट्यूब ऑक्सीजन पैदा करती है। अच्छा, जो प्रमोट कर देती है फ्रूट के आखिर में, आगे आगे और फिर ऑक्सीजन ये जो शुरू में पैदा होती है ना ऑक्सीजन, ये स्टिमुलेट करता है स्टाइल और ओवरी के इस वाल को भी कि मजीद ऑक्सीजन पैदा करे। इससे क्या होगा अभी इस वक्त, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा ना तो ये फ्लावर को गिरने नहीं देगा, फ्लावर गिरेगा नहीं, बाकी सारे पार्ट गिर जाते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन गिर जाते हैं, सिर्फ रह जाएगी क्या, ओवरी। ओवरी का रिटेन रह जाना इसको हम कहते हैं फ्रूट सेट हो गया। सही है, सही है। ओवरी अगर बरकरार रहेगी, रिटेन रहेगी तो इट्स मीन फ्रूट सेट हो गया। क्लियर? बिल्कुल। तो फ्रूट सेट हो गया, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता से वो ओवरी मैच्योर होना शुरू होती है, बड़ी आना शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं फ्रूट ग्रोथ या फ्रूट डेवलपमेंट। सही है। अब एक चीज मैं बताएं कि ऑक्सीजन पहले प्रोड्यूस हो रहा था पोलन ट्यूब की वजह से, उस वक्त उसका काम क्या था? उस वक्त वो पहला काम, उसका काम क्या था उसका? जो ऑक्सीजन सबसे पहले वो एक तो पोलन ट्यूब को फर्दर डेवलप करता है और सेफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट करता है। पोलन ट्यूब मतलब ऑक्सीजन का सबसे पहले काम होता है कि वो सेल डिवीजन इंक्रीज करता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को बढ़ाता रहता है, जितनी पोलन ट्यूब बढ़ती रहती है मोर ऑक्सीजन पैदा होता रहता है।
सही है, समझ गया। फिर ये दूसरा, ये साथ ही स्टिमुलेट करता है स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी के सेल को। ऑक्सीजन ही जाकर स्टाइल और ओवरी के सेल को स्टिमुलेट करता है कि मजीद ऑक्सीजन पैदा करे। तो यानी इसका वैल्यू क्या होती है, बढ़ती रहती है। सही है। ये हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जरूरी होता है कि क्या ओवरी रिटेन रह जाए। ये टॉप पर आप देखिए छोटी सी एक ओवरी रिटेन रह गई। हाँ, ये ऑक्सीजन की वजह से हुआ है। जी, ऑक्सीजन, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन ओवरी को रिटेन रखता है। सो ये फ्रूट सेटिंग कर रहा है, फ्रूट को सेट कर रहा है। सेट हो गया फ्रूट। अब वो साथ साथ देखें साइज बढ़ रहा है, ओवरी का साइज बढ़ रहा है, तो ये फ्रूट डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है ना। ये हाँ फ्रूट की, इसको ग्रोथ भी कहते हैं, फ्रूट की डेवलपमेंट भी कहते हैं। बेटा बाद में ये फ्रूट का देखें, ये पोटैटो है, ये जो टोमेटो है, तो ये रेड कलर का हो जाएगा, इसको कहते हैं राइपनिंग। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये राइपनिंग है। पहले सेट हुआ और फिर डेवलपमेंट हुई। तो पहले सेट, फिर डेवलपमेंट या ग्रोथ, और फिर एंड पर राइपनिंग। राइपनिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है इथीन का, बाकी जो है ये सारे ऑक्सीजन का या जीए का रोल होता है। ओके, सही है। क्लियर। अब एक और प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट, ज्यादातर हार्मोन ये काम कर रहे होंगे, इनको कहते हैं लीफ सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब होता है एजिंग। नीचे यही डायग्राम आपके देखें, छोटा सा लीफ है, अब लीफ लश ग्रीन हो गया, मैच्योर हो गया। क्लियर। बिल्कुल। फिर बाद में देखें कि लीफ आस्ता आस्ता पुराना हो गया, येलो हो गया और वो गिर जाएगा, इसको कहते हैं लीफ सेनिसेंस या एजिंग। अच्छा, सही है, सही है। तो अगर हमने इन फ्रेश लीफ वेजिटेबल को फ्रेश रखना है, यानी उनको हमने येलो नहीं आने देना, जितनी भी सैलड वैरायटी हैं, पत्ते हम या जितने भी आपके पास ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जो आप डिफरेंट बुकेज बनाते हैं फ्लावर को फ्रेश रखने के लिए। क्लियर। तो जितना वो फ्रेश होगा, इतनी वो चमकदार होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, स्प्रे कर दें तो वो सब्जियां फ्रेश रहेंगी, सैलड जितने भी वैरायटी, पत्ते फ्रेश रहेंगे, फ्लावर फ्रेश रहेंगे। तो इसको हम यूज करते हैं डिले इन लीफ सेनिसेंस, एजिंग को डिले करने के लिए। अच्छा सर, जो ये जो नर्सरी होती है वहाँ पे ये लोग यही करते होंगे ज्यादातर। जो फ्रूट अच्छी बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं ना, जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वहां पर उन्होंने वेजिटेबल स्टोर रखे होते हैं, तो उनके पास ये ऑक्सीजन होता है, वो स्प्रे करते रहते हैं ताकि सब्जियां फ्रेश रहें, यानी जरा से भी वो मुरझाएं भी ना और येलो इन भी ना लगे, पुरानी भी ना हो। सही, सही, सही। उसके बाद सो देखें कि पत्ता कब गिरता है, जब पत्ता जब मैच्योर हो जाता है ना। ये नीचे इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक फ्रेश लीफ है, आस्ता आस्ता वो एज हो गया, बूढ़ा हो गया, येलो होना शुरू हो गया और मुकम्मल येलो हुआ और गिर गया। इस गिरने को कहते हैं एब्सियन। एब्सियन करवाता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, और इथीन का भी थोड़ा सा रोल होता है इसमें, गिरने में, गिराने में, एब्सिशन में। अब अगर आप ऑक्सीजन स्प्रे करेंगे ना, तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो जाकर एब्सिसिक एसिड के एक्शन को रोक देता है और इनको फ्रेश रखता है, यानी कि एब्सियन को रोकता है, इनहिबिट एब्सियन, पत्तों को गिरने नहीं देता। अल्टरनेटिवली मतलब कि एब्सिसिक एसिड को रोकेगा, इसका मतलब एब्सिशन को रोक लिया। जी जी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फ्लावर भी ना गिरे, यानी ओवरी ना गिरे, फ्रूट रिटेन रहे, तो आप ऑक्सीजन स्प्रे कर दें, तो ऑक्सीजन कम से कम उस ओवरी को गिरने नहीं देगा, तो वही फ्रूट सेट हो जाएगा। सही है, समझ गया। वेरी इंपॉर्टेंट इनकी कमर्शियल एप्लीकेशन। ये तो नॉर्मल यूजेस थे। कमर्शियल एप्लीकेशन का मतलब होता है इसको तजारती पैमाने पर आप कैसे, कहाँ यूज, जैसे अभी हमने नर्सरीज की बात की, हमने हॉर्टिकल्चर में इसकी बात की, कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंदर। तो दो बड़े इसके कमर्शियल वेरिएंट हैं ऑक्सीजन के। वेरिएंट मीन इसकी वैरायटी, जो इसकी थोड़ी सी इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करके बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। अच्छा। एक होता है नेफ्थालिन एस्टिक एसिड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एस्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो हाँ, ये इसका डेरिवेटिव है। नेचुरल ऑक्सीजन जो होता है IAA होता है, इंडोल एस्टिक एसिड। इंडोल भी एक ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। अच्छा, दिस इज द नेचुरल ऑक्सीजन, IA इंडोल एस्टिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाने जरूरी नहीं, स्ट्रक्चर बनाने को आएगा नहीं, ये इतना ऐसा आपको पेपर में नहीं आता, बस इसको एक बार देख लेना, आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये ऑक्सीजन ही है। दो ये बेंजीन रिंग होते हैं, ये एक बेंजीन रिंग है, दूसरा बेंजीन रिंग है, बाकी इसमें एक एस्टिक एसिड ग्रुप लगा होता है। ठीक है। तो ये दो बेंजीन रिंग मिलते हैं तो ये नेफ्थालीन बन जाती है। ठीक है। अगर तीन जुड़ेंगे तो एंथ्रासीन बन जाती है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिस्कस करेंगे। तो नेफ्थालीन एस्टिक एसिड इसके साथ लगा होता है, इसलिए इसको कहते हैं नेफ्थालीन एस्टिक एसिड, एक वेरिएंट है। और दूसरा है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। अच्छा, डाइक्लोरो दो हो गए, क्लोरोफेनोक्सिलिक एसिड।
एसिडिक एसिड आखिर में लगा हुआ है। जी, ये और है बाकी बताइएगा। बेंजीन। डाइक्लोरोक्लोरीन, हाँ बेटा अच्छा। बेंजीन के साथ अगर हम OH लगा दें तो उसको फिनोल कह देते हैं। अच्छा ठीक है। इसके साथ अगर हम OH को हटाकर एस्टिक एसिड लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉक्सी एस्टिक एसिड। क्या बात है, सही है। क्लियर। और इसके कार्बन नंबर 2 पर एक क्लोरीन, सो हाँ 2 क्लोरो। टू फोर और डाइक्लोर, 4 पर सही है क्लोरीन बिल्कुल। तो 2 4 दो क्लोरो, क्लोरीन है, डाई क्लोरो, आगे वही फेनॉक्सी एसिड। इसको एब्रिवेट करके 2,4-D के नाम से ये पेपर में आता है अक्सर। अरे हाँ सर, याद आ गया, 240, हाँ। सर समझ आया? एक चीज मुझे बताइए जी 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 कि फिनोल, हम लोग जो फिनोल बोल रहे हैं जी वो जी बेंजीन के साथ OH लगा के फिनोल बन गया, जी है जी। ना? मैं ये आपके सामने एच इसको हटा, बना रहा एच हूँ। एच ये हटा, जी दायरा हट जाएगा, ये एच हट मैं जाएगा। थोड़ा सा आपको इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझाता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई लव केमिस्ट्री। बेटा अच्छा ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग में जब आप नंबरिंग करते हैं ना, तो नंबरिंग करते वक्त इसमें हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो इसके साथ ग्रुप लगे होते हैं ना उनको प्रेफर करें। यहाँ पर आप अगर आप अल्कोहल लगा दें तो नंबरिंग इसकी इधर से शुरू हो जाएगी, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है 1 2 3 4 अच्छा ठीक है। 5 6। क्लियर। अच्छा वहां से फिर शुरू होगी ओ से, सही तो समझ ये गया। बन गया क्या, फिनोल बन गया ना। OH जब भी बेंजीन के फिनोल साथ बन लगा गया, दें तो बिल्कुल फिनोल। तो बिल्कुल। जहां पर OH लगा होगा और नंबरिंग वहां से शुरू होगी 1 से आगे 2 6 तक। क्लियर। हाँ हाँ अब सही है। इस अल्कोहल को हटाकर आप एस्टिक एसिड लगा दें, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH हाँ लगा देते हैं। अगर लिख भी दें हम लोग एग्जाम में CH3COOH, सही है ना? ये O तो किसका, अल्कोहल किया है ना। तो ये इसका OH और एस्टिक एसिड का OH जो होता है CH3COOH जो होता है, ये इसका ग्रुप होता है। ठीक है, पूरा इसका फंक्शनल ग्रुप। अब इसका ये जो एसिटिक एसिड का बिल्कुल। हाँ, इसका ये मिथाइल ग्रुप उतर जाता है। मिथाइल ग्रुप उतर जाता है और मिथाइल ग्रुप उतरने के बाद ये जाकर आपने डायरेक्टली इस OH के साथ जोड़ देना। बेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा आपके पास क्या, फिनॉक्सी। पहले फिनोल था, एस्टिक एसिड, तो फिनॉक्सी एस्टिक एसिड। बस सही है, हो तो गया तो कार्बन हो गया नंबर मेरे से। 2 पर क्लोरीन लगा दें, 4 पर लगा दें तो 2 4 टू फोर डाइक्लोरो। डाइक्लोरिक, दो हैं तो सही। क्लियर हो गया। टू फोर ये डाइक्लोरिक सिंपल से होगा। इसकी ये स्ट्रक्चर है। सब में। अब इनके ज्यादा आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछी जाएगी, आपसे इनके फंक्शन पूछे जाएंगे। स्टिमुलेट फ्रूटिंग, फ्रूट डेवलपमेंट को कहते हैं फ्रूटिंग इन सही है। एंड नेचुरल फ्रूट सेट। कुदरती तौर पर अगर आप फ्रूट सेट करना चाहते हैं ना, या फ्रूटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन का कौन सा वेरिएंट, NAA। अच्छा सर, जो सेट बोल रहे हैं आप वो पकने का बोल रहे हैं? जी, राइपनिंग को नहीं कहते फ्रूट, राइपनिंग और चीज है। फ्रूट जो होती है फ्रूटिंग, जस्ट उसके ऊपर फ्रूट आना। ठीक है, फ्रूट आ जाना। आप देखें ना, और फ्लावर सेट लगे बोलते हैं, हैं? फ्लावर सारे अगर उतर जाए ना तो फ्रूट नहीं आएगा। पहला काम यही है कि उसकी ओवरी को रिटेन रखना, और फिर वही ओवरी पक कर एक क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो इसको कहते हैं फ्रूटिंग, नेचुरल फ्रूटिंग, यानी कुदरती तौर पर फ्रूट का आना। अब वो पकेगा तो जरा, जब आ जाएगा तो खुद ही पक जाएगा ना, लेकिन पकने में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता। सही है। और सेट किसको बोलते हैं? सेट हो गया मतलब पक गया। ओवरी सेट मतलब ओवरी रिटेन रह गई। देखे ना, ये थी ओवरी शुरू, अच्छा हाँ ओवरी सही है, हाँ रिटेन हाँ, रह समझ गई, गया। तो इट्स मीन कि सेट हो गया फ्रूट। मैंने इसको प्रैक्टिकली भी अब परफॉर्म ग्रोथ किया हो हुआ गया, है। डेवलपमेंट हो गया। हाँ, ये बाकी सारे पार्ट गिर जाते हैं, फ्लावर के सारे हाँ पार्ट गिर अब जाते हैं। समझ आ गया। अगर ओवरी सिग्मा रिटेन रहेगी तो और इट्स अपना, मीन कि हाँ, आपका फ्रूट का वो ना रेमिनेंट सेट हो गया, बस वहां से फिर वो बड़ा होगा। बिल्कुल। अब तो बड़ा होगा तो उसको क्या अच्छा कहेंगे, उसकी, फ्रूट ग्रोथ या डेवलपमेंट। वो खुद ही खुद हो जाएगा या उसके लिए कुछ हार्मोन है? सारे ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व होता है इसमें जी। ये और भी हार्मोन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है, अच्छा जिबरेलिन सही। है। ये दो बड़े हार्मोन है जो फ्रूट ग्रोथ करवाते हैं, फ्रूट डेवलपमेंट करवाते हैं, बेरी साइज को इंक्रीज करवाते हैं। ज्यादा बेरी साइज को आगे हम पढ़ेंगे, सही। GA का बड़ा रोल है। तो फ्रूट राइपनिंग और चीज है। जब आप देखें मैंगो ग्रीन कलर के होते हैं ना, जब पक्के नहीं होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो पक जाते हैं तो येलो कलर के होते हैं, इसको कहते हैं राइपनिंग। अच्छा समझ गया, ठीक आ है, गया। उसका जब कलर आ जाता है। जब वो अभी हाँ कच्चा हाँ कच्चा फ्रूट है ना, तो कच्चे फ्रूट का कोई जायका नहीं होता। आप उसको आर्टिफिशियली पका लेंगे एथीन की गोलियां यूज करके, लेकिन वो इतना जायका नहीं देगा। सही जायके वाला वही फ्रूट होता है जो पहले वो अचार मुकम्मल बनेगा ना, डेवलप, अचार। हाँ, फुली डेवलप हुआ होगा फ्रूट, फिर उसको पकाएंगे तो वो ज्यादा जायके वाला होगा। सही, समझ गया, आ गया। फिर सम टाइम कॉजेज पार्थिनोकार्पी, ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे कि NAA के बिल्कुल, दो। बगैर सीड के ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो होना ये है। दो इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन है। एक नेचुरल फ्रूट्स है और दूसरा पार्थिनोकार्पी। ये देखें आपके सामने वाटरमेलन शो किया गया है।
और इसमें देखें कोई अरे हाँ सीड हाँ, नहीं है, क्या बात। ठीक है, कोई सीड नहीं है, क्या तो ये बात पार्थिनोकार्पी है। नेक्स्ट है सर, वैसे नेचुरल चीज में कोई नेचुरल चीज में दाना करना, ये हेल्थ को कुछ मेरा ख्याल है नहीं, कुछ कुछ डिफरेंट नहीं वो नहीं होता, कर देता। नहीं कोई ये ऐसा चीज जो ऑक्सीजन या प्लांट हार्मोन है, ये एनिमल्स के लिहाज से इनका जो टेस्ट हो चुके हैं कि ऐसे एनिमल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुदरती भी उनके जिस्म में पैदा होते हैं, फ्रूट में ही कुदरती भी आते हैं, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है ठीक है, फिर। तो इसलिए कोई ऐसा आप कोई टॉक्सिक चीज ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें। सही है। नेक्स्ट है 2,4-D डाइक्लोरो, ये दूसरा बड़ा कमर्शियल वेरिएंट है ऑक्सीजन का। दिस इज द सिलेक्टिव वीड किलर, अरे हाँ, ये है था सही। हर्बिसाइड, साइड किसे कहते हैं, किलिंग को? किल को कहते हैं, हर्बी मीन जड़ी बूटियों, वीड को किल करने वाले केमिकल को कहते हैं हर्बिसाइड, अच्छा, दे एक्ट एज हेर्बिसाइड्स। ठीक है। अब ये सिलेक्टिव क्यों कह रहे हैं, मेरे पास ये एक लीफ है, बहुत बड़ा ब्रॉड लीफ है, एक लीफ है ऐसे छोटे छोटे ग्रास की तरह, जी सर। बेटा जब स्प्रे करेंगे ना तो ये जो 2,4-D है इस ब्रॉड लीफ को किल कर देगा, छोटे लीफ को, ग्रासेस को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव वीड किलर। अच्छा, तो हमारा मकसद क्या होता है वैसे, छोटे वाले को क्लिक करना, बड़े वाले को? ग्रास को प्रोटेक्ट करना, ग्रासेस को, चूंकि आप गोल्फ कोर्स देखते हैं वहां पर क्या होता है, छोटा छोटा ग्रास होता है, हाँ 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 हाँ, सही अगर सही। बड़े पत्ते वाले वहां पर जड़ी बूटियां आ जाएंगी तो वो उसकी मूवमेंट ऑफ जो गोल्फ बॉल है उसको हैंडल कर देंगी, उसको हैंडीकैप होंगी इसके लिए, तो इसलिए वो अच्छा गोल्फ कोर्स कंसिडर नहीं किया जाता जिसके अंदर ये बड़े पत्ते वाली ये आ जाए। इसी तरह से हॉकी स्टेडियम जितने भी हैं, ये ग्राउंड जितने हाँ भी होते हाँ हैं, हाँ, इनमें से ग्रास को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, लॉन के अंदर ग्रास को प्रमोट किया जाता है और इनको रोका जाता है। बस सही है सर, समझ में आ गया मुझे। सो नेक्स्ट है इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो, ये वही चीज है, एपिकल डोमिनेंसी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, अच्छा, क्योंकि ये एपिकल डोमिनेंसी कॉज करवाता है ना, स्प्राउटिंग मतलब रूट्स निकल जाना। वही एपिकल डोमिनेंसी जो उसके साथ ही वो ब्रांचेस से निकलती हैं स्प्राउटिंग, हाँ सर। उस ब्रांचेस को यानी लेटरल मेरिस्टेम को इनहिबिट करता है, एपिकल डोमिनेंसी करवाता है ना, दिस इज एक्चुअली एपिकल डोमिनेंसी। हाँ, लेटर एपिकल होती है, बिल्कुल ये कल वाले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था, एपिकल डोमिनेंसी का फायदे। बिल्कुल। प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी कच्चे ही फल को गिरने से रोकता है, प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप। एक मिनट दोबारा बताइए, प्रीमेच्योर? प्रीमेच्योर मीन अभी फ्रूट मैच्योर ही नहीं हुआ, अच्छा वो कच्चा अच्छा, बिल्कुल छोटे वो छोटे गिर आम जाता है। ठीक है, तो चूंकि अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, अगर मैच्योर हुआ हुआ है वो गिर गया तो उसको हम पका लेंगे, कोई इशू नहीं, हाइजीन यूज करेंगे, पक जाएगा। लेकिन अभी फ्रूट है, छोटी छोटी अंबियां हैं, तो अंबियों से तो नहीं कभी वो आम बनता ना। दोबारा बोलिए सर, आवाज आपकी। बेटा जो देखे ना, मैंगो फुल साइज का होता है, इतना बड़ा या इससे भी बड़ा, अगर छोटी छोटी जी मैंगो है, सर। वो अंबियां सी जिनको कहते हैं, छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन जिनसे अक्सर चटनी भी बनाते रहते हैं, वो अभी इमेच्योर हैं, जी सर। प्री मैच्योर हैं, तो उस हालत में अगर वो हाँ आम सारे गिर जाएं तो कोई फायदा नहीं है आपको, हाँ, आम ही नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं आपको फायदा उसका, सिर्फ आप उसको कुछ हद तक अचार के लिए वो कितना का आप यूज करेंगे। इसलिए जो प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप है, यानी हाँ पूरा मैच्योर होने के पहले ही संतरा अगर फुल साइज इतना है ना, तो इतने इतने संतरे गिर जाएं छोटे छोटे, तो क्या फायदा उनका, हाँ, तो मैं खत्म नहीं। ठीक है। हाँ तो सही, ये समझ में प्री आ गया। मैच्योर फ्रूट इसको रोकता है। सो यहाँ तक पहला जो हार्मोन था ऑक्सीजन वो खत्म होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ जिबरलिंस, दूसरा बड़ा हार्मोन है जिबरलिंस। दे प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट, सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड कैम्बियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की तरह ही ये कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम को कहती हैं, और एपिकल मेरिस्टेम पहले आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें सेल डिवीजन भी करवाते हैं, सेल इनलार्जमेंट भी करवाते हैं। नेक्स्ट है दे प्रोमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट, छोटे रोज लाइक कुछ प्लांट्स होते हैं, इनको रोजेट प्लांट भी कहते हैं। बोल्टिंग मतलब होता है, आप ये देखेंगे ये छोटा सा पौधा है और उसके ऊपर फ्लावर आ गया, हाँ सर, अभी से आ गया। इस प्री मेच्योर फ्लावरिंग को कहते हैं बोल्टिंग। अच्छा, इसका कोई फायदा होता है? अर्ली इसका फायदा ये है कि आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, अगर आप तो यूज करने ना हॉर्टिकल्चर के लिए, फ्लोरिकल्चर के लिए आप फ्लावर सिर्फ उगाना चाहते हैं, तो इतने बड़े बड़े पौधे बना के फ्लावर लगाने का क्या फायदा, आप छोटे छोटे पौधों में फ्लावर आ जाए तो ज्यादा फायदा होगा ना। अरे अच्छा, यही तो मैं चाह रहा था। हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक है, तो ये रोज लाइक वैरायटी जितनी भी हैं
उनके अंदर प्री मेच्योर हम बहुत जल्दी उसमें फ्लावरिंग हो जाए और इतना खूबसूरत लगे। तो छोटे छोटे पौधे नहीं, आप देखे होते हैं लगे होते हैं लॉन के अंदर, पार्क के अंदर, छोटे छोटे होते हैं, फ्लावरिंग आ रही होती है उन पर, अभी बिल्कुल अभी पैदा ही हुए होते हैं, तो इसको कहते हैं बोल्टिंग। नेक्स्ट जो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, प्रोमोट बर्ड इनिशिएशन। वही इमेच्योर जो सेल होते हैं ना, उनको कहते हैं बर्ड, उन बर्ड को इनिशिएट करवाता है, यानी इसमें ग्रोथ को शुरू करवाता है। शूट ऑफ क्राइसेंथेनियम कैलस, ये प्लांट है, उसका कैलस होता है एक मैस ऑफ एबनॉर्मल सेल होता है, मैस ऑफ सेल होते हैं उसको कैलस कहते हैं। ये अक्सर ये यूज होता है टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में एक सिंगल सेल लेकर ना उसमें हम माइटोसिस को एक्टिव करवाते हैं, और माइटोसिस होती है तो वहां पर एक मैस ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, कैलस कह रहे होते हैं, कॉलस कह रहे होते हैं। इसके अंदर बर्ड इनिशिएट मीन इसके ऊपर वो शूट बन जाएगी या रूट बन जाएगी, तो ये एक एम्ब्रियो बन जाएगा, इससे कहते हैं टिश्यू कल्चर। ये कौन करवाता है, गिबरेलिन करवाता है? ये जिबरेलिन्स करवा रहा होता है। ये क्राइसेंथियम एक प्लांट है, उसके अंदर करवाता है। लीफ ग्रोथ करवाता है, फ्रूट ग्रोथ करवाता है, मे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी के ऑक्सीजन की तरह ये भी पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवा सकता है। ये फायदेमंद है फिर तो, हाँ जल्दी में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन एपिकल डोमिनेंसी दे इनहांस एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट लाइक ऑक्सीजन ये भी एपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट करवाता है। सही है। ब्रेक बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी पार्ट अपनी ग्रोथ को सीज कर लेता है, ग्रोथ इज इनहिबिटेड। क्लियर? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रोथ को रोक दिया जाए, इनहिबिट कर दिया, जिसको कहते हैं डॉर्मेंसी। से फॉर एग्जांपल आपने ये सीड जमीन में आपने क्या कर दिया, बिजाई कर दी, सो कर दिया, लेकिन इसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो उसमें से पौधा तो नहीं निकलेगा ना। हाँ नहीं निकलेगा। तो ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा। क्यों? अगर कहीं मौसम साजगार नहीं है, मौसम साजगार नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, पानी नहीं है, तो सीड अक्सर डॉर्मेंट हो जाते हैं। तो फिर उस डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए, ब्रेक खत्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है? जिबरेलिन्स। बेस्ट हो गया। उसके बाद आपने कल पढ़ा था कि रेड लाइट क्या करती है? रेड लाइट प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। हाँ क्लियर? फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे और इनेबल्ड करती है शॉर्ट डे प्लांट में। तो इट्स मीन कि अगर रेड लाइट के बजाय अगर आप क्या यूज करते हैं, जिबरेलिन्स करें, तो ये उसका सब्स्टिट्यूट बन जाता है। ओह अच्छा अच्छा, अगर आपके पास लाइट ना हो तब क्या, अगर हम लोग आप रेड लाइट के बजाय क्या दें, जिबरेलिन दे दें, तो फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट में क्या हो जाएगी? प्रमोट हो जाएगी। जिबरेलिन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बेस्ट हो गया। दे काज डिले लीफ सेनेसेंस फ्यू स्पीशीज। कुछ स्पीशीज में ये भी लीफ सेनेसेंस को रोकता है, जैसे ये नीचे दिया हुआ, उसको एजिंग को बचाता है। तो लीफ सेनेसेंस में तकरीबन ऑल हार्मोन हिस्सा लेते हैं सिवाय इथीन के या एब्सिसिक एसिड के। अच्छा, ये कॉमन जो है ना वो मेन है। हाँ जी जी। नेक्स्ट है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन्स। दो इसके वेरिएंट हैं, इसके भी वैसे इसके वेरिएंट्स को 30 के करीब है। किसी को हम कहते हैं GA1, किसी को कहते हैं GA2, किसी को कहते हैं GA3। ये वेरिएंट होते हैं इसके। ओके। अब जो टू कमर्शियल जो वेरिएंट, इसमें एक G है जिबरेलिक एसिड जस्ट, और दूसरा GA3। ठीक है, ये जस्ट वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। इनकी स्ट्रक्चर आपको आनी भी नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, जरूरी नहीं है, जस्ट इनको एक आप नजर देने। सबसे पहले GA प्रोमोट फ्रूट सेटिंग इन टैंगरीन एंड पियर्स। जितनी भी सिट्रस वैरायटी होती है इनको टैंगराइन्स कह रहे होते हैं। सिट्रस जैसे माल्टा, मौसमी, ये होती हैं। अच्छा टैंगराइन्स। ठीक है, तो टैंगराइन्स और सिट्रस वैरायटी में ये फ्रूटिंग को प्रमोट करता है, और पियर नाशपाती के अंदर। सही है। यूज फॉर ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स, यानी कि पार्थिनोकार्पी। ये जो फायदे वाली चीज है कि आप ग्रेप्स के लिए इसको यूज करेंगे, सीडलेस ग्रेप। इंक्रीज बेरी साइज। इसका मतलब हम जो भी खाते हैं उस पे जी जी ज्यादातर जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन के लिहाज से सेट होते हैं, कुछ जीए के लिहाज से। तो अंगूरों के लिहाज से ना
ज़्यादा तो जीए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेप्स को सीडलेस करना चाहते हैं तो इसमें जीए का ज़्यादा असर होता सही है। सो तीसरा है बेरी साइज इंक्रीज करना। बेरी मीन फ्रूट साइज। आप देखें ना, बड़े साइज की आपको मिलेंगी, क्या ये स्ट्रॉबेरी मिलेंगी, इसी तरह से बड़े साइज की मलबरी मिलेंगी पे जो ये शहतूत होता है, तो ये इसका साइज बड़ा बड़ा करता है ये। सारी माशाल्लाह से साइंटिफिक चीजें जो है इन्होंने बहुत फायदा पहुंचाया है। यही है ना कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। चूंकि पंजाब जब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, उसमें पहला चैप्टर में ये डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज द सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड। आपके फेडरल बोर्ड में ये आखिरी चैप्टर होगा, थोड़ा सा उसमें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसमें शायद इतना डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ हुआ। अच्छा अच्छा, सही है। नेक्स्ट है यूज्ड GA3, दूसरा वेरिएंट। एक GA था, GA3 है। यूज्ड इन ब्रेविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री वो होती है जिसमें ये डिफरेंट आपको मिलते हैं ना, ब्रीवरीज मिलती हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट, ये डिफरेंट फलों के नहीं माल्ट मिल रहे होते हैं, फलों के छोटे छोटे बोतल में पैक हालत में। बिल्कुल सर। इसमें होता यह है कि डिफरेंट फलों के अंदर हम स्टार्च को कन्वर्ट कर लेते हैं माल्टोज में। ठीक है, ये माल्टोज होता है वो उस जूस के अंदर होता है जो आप पी रहे होते हैं। कभी हम पीच माल्ट यूज करते हैं, कभी बनाना माल्ट, और डिफरेंट माल्ट बने होते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट से। इस प्रोसेस को कहते हैं माल्टिंग। ओके ओके सर। स्टार्च का कन्वर्ट हो जाना माल्टोज में, माल्टोज इसको है। माल्टिंग कहेंगे। एक्चुअली स्टार्च में अमाइलेज स्टार्च होती है, तो उसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, उसको तोड़ा जाता है। तो जो एंजाइम तोड़ेगी इसको कहेंगे अल्फा अमाइलेज। अच्छा हाँ, सही है। ठीक है, तो स्टार्च के अंदर, स्टार्च की डाइजेशन में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। स्टार्च माल्टोज में पहले कन्वर्ट होती है, जो एंजाइम इस पर अमल करेगी उसको अल्फा अमाइलेज एंजाइम कहेंगे। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि अमाइलेज क्या करता है, अभी अल्फा हो गया ना। क्योंकि वो बॉन्ड अल्फा है ना, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, अच्छा इसलिए उसको अल्फा हाँ, अमाइलेज कहेंगे। सही है सही ठीक है। है, बॉन्ड के लिहाज से ज्यादा स्पेसिफिक तो अल्फा माइलेज है, लेकिन जनरली आप अमाइलेज ही कहेंगे। तो ये बार्ले और इस तरह के प्रोसेस में हम यूज करते हैं GA3 को, क्योंकि ये इस अल्फा माइलेज के लिए एक एक्टिवेटर का काम करती है, स्टिमुलेट करती है उसको। ओके सर। टू डिले राइपनिंग। डिले राइपनिंग आप चाहते हैं कि नॉर्मल हालत में क्या होता है पता है, जब भी आप बनाना को रखें ना, आप फ्रिज वैसे घर में रख के देख लें, इस हालत में आपने बनाना अगर लाया ना, वो इस हालत में पहले होगा, फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल ये उसकी होती है राइपनिंग। सर, ये अंदर क्या चीज होती है जो इसको करने देती है, क्योंकि जुड़ा हुआ भी नहीं है अभी तो प्लांट से। नहीं, इसमें इथीन हार्मोन पैदा होती रहती है ना, जितने भी ये राइपन फूड होते हैं ना इथीन पैदा करते हैं, तो इसके अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है, जो इसके अंदर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है, जिससे इसका कलर चेंज होता रहता है। अच्छा सही है। ठीक है, ये बहुत सी इसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी चल रही होती है जो इथीन खारिज करती हैं, इससे फ्रूट खराब हो जाते हैं, सही। फ्रूट खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम चाहते हैं कि ये इसी हालत में बनाना को हम अमेरिका भेज दें, किसी दोस्त को गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, जी सर। सदर, अमेरिका के सदर को गिफ्ट कर देते हैं, तो वहां पर भेजने के लिए शायद ये हफ्ता लग जाए इसको भेजने में, पैक करके पहले एयरपोर्ट में जाएगी, इंतहाई चेकिंग के प्रोसेस में से गुजरेगी, यहाँ से उनके एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, वो चेक करेंगे कोई टॉक्सिन नहीं है, पॉइजन नहीं है, इस पर कोई ऐसा कोई इन्वेसिव प्लांट तो नहीं है, कोई सीड नहीं है, एसआर कोई वेपन तो नहीं है। इतना शायद उसको 2-3 माह लग जाए इस पूरे प्रोसेस में। सही है। इतने अरसे में तो ये बेचारा इस हालत में बन जाएगा, और हमारी तो जलालत हो जाएगी, जनाब इतने गले सड़े आपने भेजे में हमारे पास आम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पेटी में पैक करते हैं और उसके अंदर GA3 स्प्रे कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। जो इसका मतलब जो इम्पोर्ट होते हैं बनाना, वो इसका मतलब इस पे छड़े आते हैं। उस पर वो इसी हालत में इम्पोर्ट होके आएंगे। जब उसके पास पहुंचेंगे तो हमने साथ ही उसको कहा हुआ कि जनाब हम इथीफॉन एक है, इथीन का वेरिएंट, वो भी भेज रहे हैं, साइड पैकिंग में है। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इथीफॉन की 2 टेबलेट्स इसके अंदर डाल देना, वो इसको पका देंगी, वो इस हालत में आएगा, आप खा लेना। अरे क्या। ठीक है, तो ये है टू डिले राइपनिंग, हम राइपनिंग को रोक रहे हैं।
इम्प्रूव स्टोरेज लाइफ, ताकि लंबे अरसे तक उसको स्टोर, गोदामों में स्टोर हुए होते हैं बनाना, बाल का पूरे साल चलते रहते हैं। तो बनाना ग्रेप्स एंड फ्रूट्स, इनको हम राइपनिंग को हम डिले करने के लिए यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इसका ये यूजफुल एस्पेक्ट है जो यूज हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड हार्मोन है रोल ऑफ साइटोकाइनिन। दे प्रमोट स्टेम ग्रोथ, लेटरल रूट ग्रोथ, बड इनिशिएशन, लीफ ग्रोथ, सब ग्रोथ को लेटरल बड। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। साइटोकिनिन जो है एंटागोनिस्ट। ऑक्सिन क्या करता था? एपिकल डोमिनेंसी कॉज करवाता था। आपने पढ़ा था कौन सा इफेक्ट? इनहिबिटरी इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन, और कंपनसेटरी इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन। अच्छा, इसका मतलब इसको दोबारा रिवाइज करवाइएगा जरा से जल्दी से। जी, एपिकल डोमिनेंसी कॉज करवाता है ऑक्सिन, और उसको ब्रेक करवाता है, खत्म करवाता है साइटोकाइनिन। अच्छा, ये वही वाला चीज तो नहीं था आप जो ग्रोथ कोरिलेशन में आपने बताया था? जी, ग्रोथ कोरिलेशन में आपने 2 हार्मोन पढ़े थे ना, चूंकि एक्चुअली हार्मोन मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। मैं अक्सर जब भी पढ़ा रहा हूँ क्लास में ये टॉपिक में वक्त ही छोड़ देता होता हूँ। सब कुछ पढ़ाने के बाद बच्चों को एंड पर पढ़ाता हूँ, चूंकि एपिकल डोमिनेंसी जब बच्चे ने पढ़ी होगी तो उसके लिए मसला ही कोई नहीं होगा। जनाब हाँ, ऑक्सिन उसमें क्या था? एपिकल डोमिनेंसी कॉज करवाता था, इनहिबिटरी इफेक्ट करवा रहा था। हमने साइटोकाइनिन स्प्रे करवाया तो लेटरल बर्ड की ग्रोथ शुरू होगी, तो इट्स मीन एपिकल डोमिनेंसी खत्म हो गई, और इसका मतलब एपिकल डोमिनेंसी खत्म होनी शुरू हो गई। हाँ, एपिकल डोमिनेंसी इज बिकॉज ऑफ साइटोकाइन ऑक्सिन, एंड ब्रेकेज ऑफ एपिकल डोमिनेंसी इज बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन। आप क्या कह रहे थे? कंपनसेशन, कंपनसेटरी इफेक्ट है ना। कंपनसेटरी इफेक्ट मतलब ऑक्सिन ने आकर लेटरल बर्ड की ग्रोथ को इनहिबिट किया हुआ था ना। हाँ, अच्छा, हाँ। तो उनको इस इनहिबिशन से निकाला किसने था? साइटोकाइनिन ने। हाँ सर। तो ये कंपनसेटरी इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। सही है सर। इट्स मीन कि अगर आपने एपिकल बर्ड को ग्रो करवाना है तो क्या स्प्रे करेंगे? ऑक्सिन। और अगर आपने लेटरल बर्ड को स्प्रे लेटरल तो फिर साइटोकाइनिन। क्लियर? बेस्ट। तो ये फिर आपने सेगमेंट खुद बनाने हैं कि कौन से 2 प्रोसेस के लिहाज से 2 हार्मोन एंटागोनिस्टिक है। तो एपिकल डोमिनेंसी के लिहाज से ऑक्सिन और साइटोकिनिन एंटागोनिस्टिक हैं। एपिकल डोमिनेंसी कॉज करवाता है ऑक्सिन और ब्रेक करवाता है साइटोकाइनिन। क्लियर? सही है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोमेटल ओपनिंग। वैसे तो हमने पूरे रिफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन ये सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन स्टोमेटल ओपनिंग करवाता है साइटो। सिर्फ ये एक हार्मोन है जो स्टोमेटल ओपनिंग करवाता है, लेकिन इसी के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होगा एबीए एफसीसी एसिड, वो क्लोजिंग करवाता है। समझ आ गई? तो साइटोकाइनिन एंड एफसीसी एसिड आर एंटागोनिस्टिक विद रेफरेंस टू स्टोमेटल मूवमेंट। ओपनिंग इज बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन एंड क्लोजिंग इज बिकॉज ऑफ एफसीसी एसिड। क्लियर? तो ये सेट बना लेना। फिर नेक्स्ट है दे कॉज डिले लीफ सेनेसेंस। वो मैंने आपको बताया तकरीबन सारे के सारे जो है ना ये लीफ सेनेसेंस करवा रहे हैं एफसीसी एसिड के। फिर वही बात है, द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। बेटा इनका जो रोल था, दे इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ। क्योंकि ये किसको प्रमोट करते हैं? लेटरल को प्रमोट करते हैं, प्राइमरी को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, जो प्राइमरी के एलिमेंट कर देगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो, कुछ सब भी हो। प्राइमरी रूट ग्रोथ होगी तो वो एपिकल डोमिनेंसी होगी ना। हाँ, अच्छा, हाँ, तो सही है। ये वही कांसेप्ट है, स्टॉप एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल डोमिनेंसी चाहे वो रूट में हो चाहे स्टेम में हो, किसी में भी। तो एपिकल डोमिनेंसी को क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। तो एपिकल डोमिनेंसी स्टॉप मीन प्राइमरी रूट ग्रोथ बंद होगी। बेस्ट हो गया, ठीक है। दे कैन रियली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, यानी रेयरली, नॉट ऑलवेज, कभी कभार। और वो कुछ एप्पल वैरायटी के लिए, बनाना वैरायटी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा। दे कैन ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, जस्ट लाइक इससे पहले हमने जीओ को पढ़ा था, तो ये भी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट, वही सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए, कैबेज को फ्रेश रखने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम यूज करेंगे ना, डिले एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप सच एज कैबेज, लेट्यूस, सैलड वैरायटी होती हैं, एज वेल एज कीपिंग फ्लावर फ्रेश। तो उसको आप इसी से एसोसिएट करेंगे साइटोकाइनिन से। बाकी भी यूज हो सकते हैं। मैं बोलूं डिले एजिंग, तो उसमें जरूरी है कि कैबेज और लेट्यूस ही आए साइटोकाइनिन में, फ्लावर नहीं आए? ये
मतलब साइटोकाइनिन तमाम वैरायटी के तकरीबन जितनी भी सैलड वैरायटी है, फ्लावर है ना, इनमें लीफ सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है, एजिंग को डिले करता है, रोकता है एजिंग। बस सही है, हाँ। ठीक है, तो ये बड़ा सही इंपॉर्टेंट है इसका। है, दे कैन आल्सो यूज ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सम सीड, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये भी नेक्स्ट है रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ अच्छा, इनहिबिटर है, ये है ग्रोथ इनहिबिटर, लिहाजा इनहिबिट करेगा हर एक चीज की ग्रोथ को। स्टेम एंड रूट ग्रोथ ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी पानी की कमी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, तो ये स्टेम और रूट ग्रोथ को रोक देगा कि हालात बड़े खराब है। जैसे नीचे देख सकते हैं, सही है, ये एक सही प्लांट है। है जिसमें बिल्कुल ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल होने अरे की तो वजह सर से, हमलों को रूट ग्रोथ चाहिए होती है ना ड्राई में तो। नहीं आप देखो पानी बिल्कुल नहीं है तो आप ग्रोथ में इतना ज्यादा पानी तो वेस्ट होगा ना आपका। ग्रोथ में क्या अच्छा, मतलब सेल्डविन किस हालत होगी, में आ चुके हैं। तो हाँ, सेल्डविन होगी तो आपका पानी ज़ाया ही होगा, इसलिए आप कुछ देर के लिए किसमें डॉर्मेंसी की हालत में चले जाएं, इन्हें डॉर्मेंसी करवा रहा है। सही है, सही इट सही है। प्रमोट बर्ड एंड सी डॉर्मेंसी, वही बात है, देखो डॉर्मेंसी करवा रहा है ज्यादातर, क्योंकि ये हमेशा अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में ज्यादा पैदा होता है। जब अनफेवरेबल ऑटमन सीजन में खजां में पत्ते गिरते हैं तो एब्सिसिक एसिड का वर्ड ही एब्सियन से है, पत्ते के गिरने के लिहाज से। अच्छा अच्छा, हाँ सही 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 सही। तो ये पैदा ही उस हालत में होता है जब तकरीबन हालात बड़े खराब हो चुके हैं। आपको पता है जब भी पानी की कमी हो तो पौधा मर जाएगा, टारगेट प्रेशर खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, बिल्कुल। ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो अपटेक का वाटर एंड मिनरल नहीं होगी, बहुत सी काम रुक जाएंगे। अच्छा, सही है। तो इसी तरह से तकरीबन ये सारी यानी ग्रोथ को रोक देता होता है। तो साथ ही क्या करेगा, क्लोजिंग स्टोमेटा अंडर वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी है तो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि हाँ जाहिर है, ट्रांसपिरेशन रुक ट्रांसलेशन जाए। नहीं होता कि। फिर पत्ते गिरा देता है एब्सियन, चूंकि पत्तों से ट्रांसपिरेशन होगी तो पत्ते गिरा दें, जान हाँ, छोड़ा दें ताकि आपकी क्या कर रहे हैं कि। ठीक हो सही गया। है। लीफ सेनेसेंस, लीफ को फौरन एजिंग करवाएगा, फौरन उनको एज करवा के मार के फेंक देगा, ठीक है, सही है ताकि पानी को बचाया जा सके। तो पानी को बचाने के लिए एक हथियार है आपका कि लीफ को आप खत्म कर दें। सही है, सही वेरी है। इंपॉर्टेंट, फ्लावरिंग के लिहाज से ये एंटागोनिस्टिक है जिबरेलिन्स के, वो प्रमोट करता था फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, ये इनहिबिट करता है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट। दोबारा मतलब की आवाज अटक गई थी। जिबरेलिन्स हमने क्या पढ़ा था, वो रेड लाइट की क्या है, सब्स्टिट्यूट है, हाँ प्रमोट हाँ, करता है सब्स्टिट्यूट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे लॉन्ग डे प्लांट, में। तो ये इनहिबिट करता है, उसके अपोजिट है अच्छा 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 एंटागोनिस्टिक। अच्छा, सही है। सो ये समझ लें कि वो है इसका क्या कहते हैं, फार राइट का सब्स्टिट्यूशन है। जी जी, तो ये इसका काम कर रहा है। सो ये थे इसके कमर्शियल एप्लीकेशन, बड़ी इसकी फायदेमंद भी हैं। और अब देखें कि आम के दरख्त पर आम लगे हैं बहुत ज्यादा है। जी सर। अब आप उस आम के दरख्त पर कैसे चढ़कर एक एक आम को उतारेंगे, बाज आम बिल्कुल टिप्स पर होते हैं, वहां पर आपका हाथ भी नहीं पहुंच सकेगा, आप लकड़ी से कैसे पत्थर मार मार के उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके पास तो बागात भरे पड़े हैं, ओ तेरी, हाँ सोचता हूँ मैं, सही है। ठीक है। तो आप इतनी जल्दी से कैसे सारे आम उतारेंगे, आम जख्मी भी हो सकता है, तो फिर क्या किया जाता है, एग्री प्लान की मदद से उसके ऊपर एब्सिसिक एसिड स्प्रे कर देते हैं फार्मर, सारे आम एकदम हाँ, नीचे गिर जाते हैं। क्या क्लियर। अब वो सही सारे है आम सर। फिर वो ये- मजदूर लगाते हैं, पैक करते हैं किसमें, छोटी छोटी पेटियों में, फिर उसके अंदर हाँ जी ए की टेबलेट रख लेते हैं ताकि वो लंबे हाँ, अरसे तक उसकी बिल्कुल स्टोरेज बिल्कुल। रहे, खराब ना हो जाए, पक ना जाए। जहां उन्होंने भेजना है, जिस गोदाम वाले को देना है, तो उसके पास होती है फिर नेक्स्ट हार्मोन पड़ेंगे इथीफॉन, वो उसमें डालकर पका के भेजता रहेगा, हाँ, ठीक है। तो यही है इसका क्या बात कि है। इट इज स्प्रे अंड क्रॉप्स टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप, ये ड्रॉप करवा रहा है, ये इसका बड़ा फायदा बनता है कि फ्रूट ड्रॉप करवाता है एट एंड ऑफ सीजन, जब सीजन सही एंड है। हो जाता है। दिस रिमूव द नीड फॉर पिकिंग ओवर ए लार्ज टाइम स्पेन, ये लंबे अरसे के लिए आप हाँ, एक सही एक है। फ्रूट को उतार के फेंगे, तो इसके लिए जो चीज है। लास्ट पर है रोल ऑफ इथीन, इट इनहिबिट स्टेम ग्रोथ, ये भी मोस्टली इनहिबिटरी होता है ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जस्ट लाइक एब्सिसिक एसिड, ये भी स्टेम ग्रोथ को रोक देता है। जैसे ये स्ट्रेस है, पानी की कमी है, तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब वाटर की कमी ना। ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हमेशा यही पानी की कमी को कह रहे होते हैं, जो कोई भी ऐसी स्ट्रेस जिसका ताल्लुक किसी फंक्शनिंग से हो, लाइट की कमी, पानी की कमी, इसको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहेंगे। अच्छा, ठीक है। इट इनहिबिट रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये भी ब्रेक सही डॉर्मेंसी, है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ब्रेक करता है डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड, जस्ट लाइक ऑक्सन एंड जिबरेलिन्स।
बिल्कुल। फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल, सिर्फ फ्लावरिंग पाइन एप्पल में ही करता, बाकी किसी में नहीं करता। ये स्पेसिफिक, सिर्फ ये स्पेसिफिक है। अच्छा अब अच्छा, सही है। देखेंगे जस्ट सर ये जस्ट फ्लावर है ये पाइनएप्पल का? जी, पाइन एप्पल फ्लावर होता है ना, इसी के अंदर फिर वो क्या लगती है, फ्लावर से इसके हाँ फ्रूट बनता मतलब, है। ओफो, फ्लावर देखे क्या है ये? ठीक है, तो ये बड़ा पक कर वो नहीं जैसे पाइन एप्पल बन जाता है, तो ये अभी फ्लावर इसका हाँ है। बिल्कुल, वैसी है। ठीक है, सही है तो सही ये है सही ये है। सिर्फ पाइन एप्पल में फ्लावरिंग के लिहाज से इथीन है। वैसे ही जो फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट कौन है, जीए, और वही। प्रमोट करता है और इनहिबिट करता हाँ, है एब्सिसिक एसिड। एसिड एसिड, बिल्कुल समझ इट गया। मीन फ्लावरिंग के लिहाज से दो ही ऑप्शन हो सकते हैं आपके, अगर प्रमोट के लिहाज से आता है। अगर वो ये पाइन वर्लिन होगा, एप्पल के लिहाज से, इथीन होगा। पाइन एप्पल के लिहाज से होगी तो वो इथीन है। इथीन है। और अगर जस्ट प्रमोट इन लॉन्ग डे प्लांट है तो जिबरेलिन्स होगा। अच्छा, सही है। ठीक है, तो इट प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूजफुल एस्पेक्ट ये है कि ये क्या कर रहा होता है, अच्छा, ये वही जो आखिर में पैकेट रख के दे देते जी हैं जी कि जी, ये आखिर में जो, लगा लीजिएगा। हाँ, तो ये इसका ना एक पैकेट के अंदर इसका इथीफॉन मिलता है कमर्शियल। तो फ्रूट राइपनिंग जब भी होती है ना, तो ये इथीन कुदरती तौर पर भी पैदा होती है। फ्रूट पकता ही तब है जब वो इथीन खारिज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, सही है ठीक है, सही है। तो कमर्शियल एप्लीकेशन यही है इसकी, इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। पाइन एप्पल के अंदर आप फ्लावरिंग करवा के, अच्छा ये पाइन एप्पल देखें, फ्लावर के बाद ये पाइन एप्पल हम्म। बन गया। ये फ्लावर था और ये बन गया। पूरे तरीके। हाँ, इट सही है। स्टिमुलेट द राइपनिंग ऑफ टोमेटो एंड सिट्रस फ्रूट। फ्रूट राइपनिंग जितनी भी है ना, अच्छा अच्छा। वो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं या दूसरे फ्रूट हैं, उसकी राइपनिंग के लिए यूज होता है। द कमर्शियल कंपाउंड इथीफॉन, सर इसका मजा नाम, आ रहा है बायो पढ़ने में यार। ठीक है ठीक है, शुक्रिया बेटा शुक्रिया। द कमर्शियल कंपाउंड है इसका इथीफॉन, इसका कमर्शियल एक कंपाउंड है इथीफॉन। इसका ये नाम याद रखना, इसका एक कमर्शियल वेरिएंट का नाम रखा हुआ है, ब्रेक डाउन टू रिलीज इथीन। ये भी अच्छा। टूटता है और क्या पैदा करता है, इथीन इन प्लांट एंड रिप्लाई टू रबर प्लांट टू स्टिमुलेट फ्लो ऑफ लेटेक्स। रबर प्लांट जितने, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, ये रबर प्लांट है डिफरेंट। इसमें से जब इस पर अप्लाई हाँ करेंगे तो ये रबर निकल रही होती है, फिर इससे बड़े कंपाउंड बनाए जाते हैं। सर, ये अंदर मतलब क्या, मतलब स्टेम के अंदर क्या एक बड़ा हुआ था कुछ सोल्यूशन? ये वही है जिसको हम फ्लोएम सैप भी कह रहे होते हैं। ये सेकेंडरी अरे मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये ठीक। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये साइड पर आप देखें फ्लो कर रहा है, ये वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो प्लांट डिफेंस के लिए यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको अंदर निकाल दिया, सही है, ठीक है, समझ में आ तो ये रेजन भी ऐसे होते हैं, ऐसे रेजन भी निकाले जाते हैं, वैक्स भी निकाली जाती है। ये बड़े बड़े प्लांट कोनिफर्स या ये रबड़ में से निकलते रहते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं और इनको बनाया जाता है। तो इनको सैप भी कह देते हैं, ये फ्लोएम सैप। तो एडिफोन का, एडिफोन करता क्या है कि ये इथीफॉन ब्रेक होता है, पहले टूटता है और इथीन खारिज करता है। सही सॉलिड है। होता है ना, पहले ये सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर ये ब्रेक होता है, इसके अंदर रिएक्शन होता है, ब्रेक होता है वाक में, और फिर इथीन खारिज करता है। और फिर इथीन एक तो फ्रूट राइपनिंग भी करवाती है, और दूसरा ये हाँ, मैं ये बोल लेटेक्स, रहा था कि हाँ। जी जी, दूसरा ये काम इसका ये होता है कि रबर प्लांट में से लेटेक्स निकाल रहे होते हैं। सो बेस्ट हो गया सर। बाकी बेटा इसका जो मैंने आपको नोट सेंड किए हुए ना, उस नोट्स के अंदर एक कंपैरेटिव टेबल बना हुआ है। ठीक है, उस टेबल को अब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो जी, याद तो हो जाएंगी लेकिन एक समेटना मुश्किल है। ठीक है, तो इनको आप हेड टू हेड मैंने एक चीजों को देकर वहां उस टेबल को पढ़ेंगे तो उस टेबल में से आपको हर चीज को कंपैरेटिवली याद करना आसान हो जाएगा। ये तो हमने इंडिविजुअल डिस्कशन की, जब आप टेबल में पढ़ेंगे ना हर चीज को कंपैरेटिवली, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि इसका फ्रूट राइपनिंग में कौन कौन से हैं, फ्रूट जो लीफ सेनेसेंस में कौन कौन से हैं, वो टेबल आप डिस्कस कर लेना। अच्छा, सही है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक को। सी यू अगेन।